हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी होम पर। दोस्तों, हम लेकर आए हैं आपके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2020 का सॉल्व पेपर। दोस्तों, ये पेपर हुआ था जेल वार्डर, घुड़सवार और फायरमैन पदों के लिए। दोस्तों, जेल वार्डर, घुड़सवार, फायरमैन पदों के लिए जो परीक्षा होती है वो बिल्कुल उत्तर प्रदेश पुलिस की जो कांस्टेबल भर्ती परीक्षा होती है उसके जैसी ही होती है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 में बैठना चाहते हैं तो हमारी वीडियोस आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। इनसे आपको पेपर का आइडिया हो जाएगा कि पेपर किस तरह का आता है, और साथ ही आपके बहुत सारे क्वेश्चंस भी तैयार हो जाएंगे। तो दोस्तों, इससे पहले हम जो द्वितीय पाली का पेपर था उसको डिस्कस कर चुके हैं। आज इसमें हम करेंगे प्रथम पाली का पेपर। तो आइए शुरुआत करते हैं सामान्य हिंदी पाठ से। पहला क्वेश्चन है, मलबे का मालिक कहानी के कहानीकार हैं। तो ऑप्शन है राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, मोहन राकेश या फिर निर्मल वर्मा। तो दोस्तों, मलबे का मालिक कहानी के कहानीकार हैं मोहन राकेश। मोहन राकेश की बात करें तो इनका जन्म 1925 में अमृतसर में हुआ था, अमृतसर में। और इनकी अन्य रचनाएं हैं आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, नए बादल, अंधेरे बंद कमरे, अंतराल और परिवेश आदि इनकी मुख्य रचनाएं हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मोहन राकेश। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कवि भारतेंदु युगीन नहीं है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, ठाकुर जगमोहन सिंह, पंडित अंबिका दत्त व्यास या फिर श्रीधर पाठक। तो दोस्तों, भारतेंदु युग की बात करें तो हिंदी साहित्य में भारतेंदु युग माना जाता है 1868 से लेके 1900 तक। इस टाइम पीरियड के अंदर जो कवि थे वो भारतेंदु युगीन कवि माने जाते हैं। तो इसमें बद्रीनाथ बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन और ठाकुर जगमोहन सिंह और पंडित अंबिका दत्त व्यास, ये तीनों भारतेंदु योगीन कवि हैं। लेकिन जो श्रीधर पाठक हैं, ऑप्शन डी, ये भारतेंदु योगीन नहीं है। ये द्वितीय युग से संबंध रखते हैं, द्वितीय युग से। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा डी, श्रीधर पाठक भारतेंदु योगीन कवि नहीं है। नेक्स्ट, पयोधी, सिंधु, वारिस किसके पर्यायवाची शब्द हैं? मेघ के, समुद्र के, नदी के या फिर गंगा के? तो दोस्तों, ये पयोधी, सिंधु, वारिस, ये पर्यायवाची हैं समुद्र के। और इसके अलावा भी समुद्र के जो पर्यायवाची हैं वो हैं रत्नाकर, रत्नाकर और जलधि, नीर निधि और उदधि आदि। ये समुद्र के पर्यायवाची हैं। इसके अलावा अगर नदी की बात करें तो नदी के पर्यायवाची होते हैं सरिता, सरिता, निर्झरणी, तरंगिणी, अपगा और तटनी। नदी के पर्यायवाची होते हैं। गंगा की बात करें तो गंगा के होते हैं मंदाकिनी, सुरसरी, देवनदी, भागीरथी, विष्णुपदी, त्रिपथगा आदि। और मेघ, मेघ के पर्यायवाची होते हैं बादल, जलधर, वारिद, नीरद और वारिधर आदि। तो ये जो पर्यायवाची हैं ये हैं समुद्र के। नेक्स्ट, वाक्य में काम आने वाले काम वाक्य में काम करने वाले को क्या कहते हैं? तो वाक्य में काम करने के अर्थ में जो शब्द युक्त होता है उसको क्या कहते हैं? कर्ता, कर्म, करण या फिर क्रिया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कर्ता। जो काम करने वाले के अर्थ में प्रयोग होता है वो सबको कहा जाता है कर्ता, और कर्ता की विभक्ति होती है ने। कर्ता की विभक्ति होती है ने। जैसे श्याम ने मिठाई खाई, राम ने काम करा। तो इस तरह से कर्ता की विभक्ति होती है ने। और यहाँ पे आंसर है ए। अब नेक्स्ट 5 से 9 तक जो क्वेश्चन है वो अनुच्छेद पर आधारित है। इसके लिए हमें अनुच्छेद को पढ़ना पड़ेगा। निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो आइए अनुच्छेद को एक मिनट में पढ़ लेते हैं।
हमारे यहाँ के विद्वान पुनर्जागरण पर ही इतना अधिक ध्यान देते हैं कि यदि हम उसे पढ़ें तो अतीत के विषय में जानने की हमारी लालसा और बढ़ जाती है। हमें यह अनुभव कराया गया कि संपूर्ण भारत रामकृष्ण विवेकानंद और दयानंद जैसे महापुरुषों की मंडली है। हमें यह भी अनुभव कराया गया कि औरतों की दशा बहुत अच्छी थी और जातीयता को प्राणघातक मान लिया गया था। इसके अलावा कुछ चीजें भी उस दौरान घटित हुई जिसके बारे में हम बात नहीं करते। एक हिंदी भाषी प्रांत में दयानंद को जूतों की माला से स्वागत किया गया था। जब आर्य समाज और ब्रह्म समाज मौजूद था उसी समय सनातन धर्म सभा और भ- भारत धर्म सभा भी स्थापित हुआ। दयानंद शास्त्रार्थ में हरा दिए गए। कट्टरपंथी और रूढ़िवादी लोगों ने नए विचारों का विरोध किया। बाद में ब्रह्म समाज भी अत्यधिक पुरातनपंथी हो गया। और राजा राम मोहन राय के बारे में कहा जाता है कि जब वे मृत्युशैया पर थे तो उन्हें भागीरथी के तट पर लाया गया। उनके चारों तरफ खड़े लोगों ने उनसे पूछा कि वो वे लोग उनके लिए क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने अपने पूरे शरीर पर प्रातःकाल लिखने को कहा। जिन लोगों ने धार्मिक सुधार के लिए विद्रोह किया वे अत्यधिक पुरातनपंथी निकले। आंदोलन के अंतिम दिनों में ब्रह्म समाज के अनुयायी हठधर्मी हो गए थे और बाद में बहुत सारे ब्रह्म समाजी कम्युनिस्ट और मार्क्सवादी हो गए थे। तो इस अनुच्छेद के आधार पर हमको नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना है। तो आइए लेते हैं पहला क्वेश्चन। अतीत के विषय में जानने की लालसा हमारी कब बढ़ जाती है? ब्रह्म समाज के विचारों को पढ़कर, आर्य समाज के विचारों को पढ़कर, और या फिर विवेकानंद के विचारों को पढ़कर, या भारतीय विद्वानों के पुनर्जागरण संबंधी विचारों को पढ़कर। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। भारतीय विद्वानों के पुनर्जागरण संबंधी विचारों को पढ़कर अतीत के विषय में जानने की हमारी लालसा और बढ़ जाती है। जूतों की माला से किसका स्वागत किया गया था? तो जैसे कि अभी हमने पीछे पढ़ा कि एक हिंदी भाषी प्रांत में दयानंद स्वामी दयानंद सरस्वती का स्वागत जूतों की माला से किया गया था। नेक्स्ट, बाद में कौन सी संस्था अत्यधिक पुरातनपंथी हो गई? जैसा कि हमने पढ़ा अनुच्छेद के अंदर, तो ब्रह्म समाज अत्यधिक पुरातनपंथी हो गए थे बाद में। ब्रह्म समाज के संदर्भ में असत्य कथन क्या है? बाद में बहुत सारे ब्रह्म समाजी मार्क्सवादी हो गए। ब्रह्म समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की। बाद में ब्रह्म समाज भी अत्यधिक पुरातनपंथी हो गया और अंतिम दिनों में ब्रह्म समाज के अनुयायी हठधर्मी हो गए। तो दोस्तों इसमें ये ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन सी भी सही है। बाद में ब्रह्म समाज भी अत्यधिक पुरातनपंथी हो गया, अंतिम दिनों में ब्रह्म समाज के अनुयायी हठधर्मी हो गए थे, ये भी ठीक है। लेकिन ब्रह्म समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने नहीं की थी, जबकि राजा राम मोहन राय ने की थी, और दयानंद सरस्वती ने की थी आर्य समाज की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान शास्त्रार्थ में हरा दिया गया था? तो जैसे कि हमने पीछे पढ़ा, स्वामी दयानंद सरस्वती को शास्त्रार्थ में हरा दिया गया था और कट्टरपंथी और रूढ़िवादी लोगों ने नए विचारों का विरोध किया था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट, वधोत्सव का संधि विच्छेद क्या है? तो ऑप्शन है वध प्लस उत्सव, वध प्लस उत्सव, वधु प्लस प्लस उत्सव, या फिर वधो प्लस उत्सव। तो दोस्तों जैसा कि हमें पता है कि संधि विच्छेद में दोनों ही शब्द जो होते हैं वो सार्थक होने चाहिए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं वध प्लस उत्सव, ये एक वधु उत्सव का संधि विच्छेद नहीं है। वध प्लस उत्सव, क्योंकि दोनों की संधि मिलके बड़ा U बन रही है, तो वधु प्लस उत्सव इसका संधि विच्छेद होगा। वधु प्लस उत्सव, ऑप्शन सी। और संधि की बात करें, संधि तीन तरह की होती है। स्वर संधि, स्वर संधि, दूसरी व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, और तीसरी होती है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि होती है तीसरी। तो यहाँ पे वधु प्लस उत्सव दोनों में ऊ प्लस ऊ मिलके बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलके अ, बड़ा ऊ बन रहा है। तो इस तरह से ये होगी दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का उदाहरण हो गया ये।
नेक्स्ट, बाग बाग होना मुहावरे का सही अर्थ होगा। आसान काम होना, हरियाली छाना, कार्य सिद्ध होना या फिर खुश होना। तो दोस्तों बाग बाग होना कहा जाता है खुश होने को। यहाँ पे ऑप्शन डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट, लोकोक्ति और उनके अर्थ की पहचान कीजिए। चित भी मेरी पट भी मेरी, चोर की दाढ़ी में तिनका, नाच न जाने अंगन टेढ़ा, नेकी कर दरिया में डाल। इनसे हमको मैचिंग करनी है इनके अर्थों से। तो चित भी मेरी पट भी मेरी का अर्थ है कि दोनों तरफ से लाभ चाहना। दोनों तरफ से लाभ चाहना, चित भी मेरी पट भी मेरी लोकोक्ति का अर्थ है। चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में तिनके का मतलब है कि अपराधी हमेशा भयभीत रहता है, उसको देख के पता लग जाता है कि हाँ इसने चोरी की है या इसने अपराध किया है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा यानी अयोग्यता का दोष दूसरों को देना, यानी काम करने में अक्षम खुद होना लेकिन उसका दोष दूसरों को देना। और नेकी कर दरिया में डाल, इसका अर्थ है भला करके भूल जाना चाहिए। भला करके भूल जाना चाहिए, नेकी कर दरिया में डाल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद का एक गलत उदाहरण है। महा प्लस औज, नौ प्लस एक, पौ प्लस अक और परो प्लस उपकार। तो दोस्तों यहाँ पे महा प्लस ओज ये सही है, महोज। नौ प्लस एक ये बन जाता है नाविक, ये भी सही है। पौ प्लस अक ये बन जाता है पावक, ये भी सही है। लेकिन परो प्लस उपकार, ये यहाँ पे संधि विच्छेद गलत है। इसका संधि विच्छेद होता है परोपकार का, पर प्लस उपकार। पर प्लस उपकार दूसरों की भलाई करना कहलाता है परोपकार। तो इसका ये गलत दिया हुआ है परो, यहाँ पे होना चाहिए पर प्लस उपकार। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों में अपादान कारक प्रयुक्त हुआ है। श्याम का घर पेड़ से गिरा, कुर्सी के नीचे या फिर आरी से काटो। तो दोस्तों कारकों के बारे में जान लेते हैं। कारक 8 तरह के होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक और इसके अलावा अपादान कारक और कर्ता, कर्म, करण, अपादान, संबंध कारक, संबंध कारक, संप्रदान कारक, संप्रदान और लास्ट होता है संबोधन कारक, संबोधन। तो इनकी विभक्तियां हैं। कारक कर्ता की विभक्ति होती है ने, कर्म कर्म की विभक्ति होती है से के द्वारा, कर्ता ने कर्म से के द्वारा करण, नहीं कर्ता ने कर्म को होती है, कर्म की विभक्ति होती है को। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा और अपादान, अपादान से होता है ये अलग होने के, उसमें अलग होने के अर्थ में होता है। संबंध काकी के, काकी के और संप्रदान को या के लिए, को या फिर के लिए होता है। और संबोधन ए अरे, ये होती हैं कारक और इनकी विभक्तियां दी गई हैं। तो ये पूछ रहा है कि वाक्यांश में अपादान कारक प्रयुक्त हुआ है। अपादान कारक का मतलब है, अपादान कारक में विभक्ति से यूज होती है, से और अलग होने के अर्थ में। तो श्याम का घर ये नहीं है, पेड़ से पत्ता गिरा ये ठीक है, कुर्सी के नीचे गलत है, आरी से काटो। तो यहाँ पे पेड़ से पत्ते का अलग होना दिखाया जा रहा है, तो यहाँ पे अपादान कारक हुआ। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। अभिषेक घर चला गया, अभिषेक घर चला गया, इसमें क्या आना चाहिए। किसके घर चला गया, अपने आप चला गया, इस घर चला गया या फिर उस घर चला गया। तो दोस्तों यहाँ पे किसके नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है, इसलिए किसके नहीं आएगा। इस घर, अभिषेक इस घर चला गया,
ये भी सही नहीं है। अभिषेक उस घर चला गया, ये भी सही नहीं है। लेकिन अभिषेक अपने आप चला गया, अपने आप, ये सही है। अपने आप चला गया। नेक्स्ट है, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं? क्रिया का जिस पर प्रभाव पड़ता है, कर्ता, करण, कर्म, या फिर अपादान। तो दोस्तों वाक्य में क्रिया का फल या क्रिया का प्रभाव सीधे कर्म पर पड़ता है, कर्म पर। जैसे मैंने हरि को बुलाया, या फिर माँ ने बच्चे को बुलाया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कर्ता का जो प्रभाव है सीधा वो कर्म पे होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द, तत्सम तद्भव जोड़ी का सही विकल्प नहीं है? सूत्र, सूत, चक्र, गोला, हस्त, हाथ, और ग्राहक, गाहक। तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं तत्सम तद्भव शब्दों के बारे में। तत्सम वो शब्द होते हैं जो संस्कृत से लिए गए हैं और एज इट एज यूज होते हैं, जैसे लिए गए हैं वैसे यूज होते हैं। लेकिन तद्भव शब्द उनमें परिवर्तन करके यूज किए जाते हैं। तो वो यहाँ पे सूत्र, सूत, ये सही है। हस्त, हाथ का जो तत्सम रूप है हस्त है, वो ठीक है। गाहक का सब तत्सम रूप है ग्राहक। लेकिन चक्र जो है गोले का आ, तत्सम रूप नहीं है, क्योंकि जो चक्र होता है, चक्र, उसका जो तद्भव होता है वो होता है चाक, चाक। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हमें लगाना है, चक्र। नेक्स्ट, निंदा का विलोम शब्द है स्तुति, राग, द्वेष, या फिर सम्मान। तो दोस्तों निंदा का पर्यायवाची विलोम शब्द होता है स्तुति, स्तुति। राग का विराग होता है, द्वेष का सद्भावना या फिर प्रेम होता है, सद्भावना या फिर प्रेम होता है, और सम्मान का होता है अपमान। तो इस तरह से निंदा का विलोम शब्द क्या हुआ? स्तुति, ऑप्शन ए। विरोधी पक्ष का वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द कौन सा है विरोधी पक्ष के लिए? पक्षपाती, पक्षघाती, विपक्षी, या फिर द्विपक्षी। तो विरोधी पक्ष के लिए कहा जाता है विपक्षी, ऑप्शन सी। इनमें से जो पहले कभी ना हुआ हो को व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है? अभूतपूर्व, भूतपूर्व, अद्वितीय, या फिर अनादि। तो हम बात करें अगर अभूतपूर्व, अभूतपूर्व का मतलब होता है कि जो पहले कभी ना हुआ। भूतपूर्व मतलब जो पहले हुआ है, भूतपूर्व मतलब जो भूतकाल में हुआ है। अद्वितीय, अद्वितीय का मतलब होता है कि इसके जैसा और कोई नहीं। और अनादि, अनादि अनादि का मतलब होता है जिसका प्रारंभ हमें पता ना हो। तो यहाँ पे ऑप्शन ए होगा अभूतपूर्व, जो पहले कभी ना हुआ हो। इस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिए गए? सन 1962 में, सन 1955 में, सन 2000 में, या फिर सन 1965 में? तो दोस्तों अगर साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करें तो ये भारत सरकार द्वारा 1954 में स्थापित किया गया था। और इसे प्रतिवर्ष मान्यता प्राप्त 22, भारत की जो 22 प्रमुख भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची के अंतर्गत, उनमें दिया जाता है प्रत्येक में प्रकाशित सर्वोत्कृष्ट साहित्यिक रचना के लिए। तो वर्ष 1962 में हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया था। यहाँ पे ऑप्शन ए से ही आंसर हो जाएगा। और अगर 2022 की बात करें, 2022 का हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था बद्री नारायण को। बद्री नारायण को उनकी कविता संग्रह है एक तुमड़ी, कविता संग्रह है तुमड़ी, उसके लिए दिया गया था बद्री नारायण को 2022 का। नेक्स्ट, निम्नलिखित उपन्यासों में से कौन सा मृदुला गर्ग द्वारा रचित नहीं है? उसके हिस्से की धूप, रुकोगी नहीं राधिका, चित, कोबरा, और मैं।
तो दोस्तों, जो मृदुला गर्ग है ये हिंदी की सर्वाधिक लोकप्रिय लेखिकाओं में से एक है। और इनका जन्म अक्टूबर 1938 में कलकत्ता में हुआ था। 1938 में कलकत्ता के अंदर हुआ था। तो और उनके हिस्से की धूप और चित्त कोबरा और मैं और एक कठ गुलाब इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और लेकिन रुकोगी नहीं राधिका, रुकोगी नहीं राधिका ये रचना है प्रबंधक उषा प्रियंवदा की। उषा प्रियंवदा। बाकी ये तीनों मृदुला गर्ग की रचनाएं हैं, चित्त कोबरा मैं और उसके हिस्से की धूप। रुकोगी नहीं राधिका ये रचना है उषा प्रियंवदा की। और इसमें प्रवासी भारतीयों की मानसिकता के बारे में बताया गया बड़ी संवेदनशीलता से। पर दर पर परत उनके असमंजस को पकड़ने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, रुकोगी नहीं राधिका। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। सही वाक्य कौन सा है? वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ। वह कैसे जाने कि मैं क्या मैं जी रहा हूँ। वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ। वे क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ, नहीं जी रहा है। वे क्या जाने मैं कैसे जी रहा है, तो ये तो गलती हो गया। वह क्या जाने, यहाँ पे जाने शब्द आ रहा है जबकि यहाँ पे एक वचन करता है। तो यहाँ पे जाने आएगा, जाने। तो ये भी गलत है। वह कैसे जाने कि मैं क्या क्या मैं जी रहा हूँ, तो ये भी गलत है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन ए सही है, वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ। वह क्या जाने मैं कैसे जी रहा हूँ, ये सही है, सही कथन है। अवधि बोली का अन्य नाम है। अवधि बोली का अन्य नाम क्या है? कोशली, बैगानी, पनाफरी या फिर मधेसी। तो दोस्तों, अवधि बोली का अन्य नाम है कोशली। अवधि हिंदी की एक उपभाषा है या बोली है। और इसके अन्य नाम क्या है? पूर्वी अवधि, कोशली, पश्चिमी अवधि और गांजरी। और इसके अलावा बैसवाड़ी भी इसका एक नाम है। और डॉक्टर बाबूराम सक्सेना कोशली को अवधि का ही रूप मानते हैं, जिसे इन्होंने कौशल राज्य की भाषा बताया है। पुरुषोत्तम अग्रवाल को उनकी किस रचना के लिए देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान प्रदान किया गया? विचार का आनंद, तीसरा रोग, संस्कृति, वर्चस्व और प्रतिरोध, अकथ कहानी प्रेम की, अ, कबीर की कविता और उनका समय। तो किसके लिए दिया गया है? ये दिया गया है पुरुषोत्तम अग्रवाल को उनकी रचना तीसरा रुख के लिए। 1996 में दिया गया था ये देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान। देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान हिंदी आलोचना के विकास के उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रति वर्ष युवा आलोचक को उनकी महत्वपूर्ण आलोचनात्मक रचनाओं के लिए दिया जाता है। वर्ष 2021 में यह पुरस्कार अत्यानंद मिश्र को दिया गया था, उनकी पुस्तक कोलाहल में कविता की आवाज। इसको दिया गया था 2022 का अच्युतानंद मिश्र को। और कौन सी रचना के लिए? कोलाहल में कविता की आवाज, इसके लिए दिया गया था 2022 का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? उज्ज्वल, कंवल, इकट्ठा या फिर उपरोक्त। तो दोस्तों, यहाँ पे जो ये शब्द है उपरोक्त, इसका तत्सम शब्द है उपयुक्त। उपयुक्त। इकट्ठा का शब्द तत्सम शब्द है एकत्र। कंवल का तत्सम शब्द है कमल। लेकिन जो उज्जवल शब्द है, उज्जवल शब्द तत्सम शब्द है और इसका तद्भव शब्द अगर बात करें तो उजला इसका तद्भव शब्द होगा। लेकिन उज्जवल शब्द यहाँ पे तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊंगा। मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊंगा। मैं रविवार को तुम्हारे घर को आऊंगा। मैं रविवार दिन तुम्हारे घर को आऊंगा। रविवार भी आ रहा है, दिन भी आ रहा है, ये गलत है। रविवार को तुम्हारे घर आऊंगा, तुम्हारे घर को आऊंगा।
तुम्हारे घर को नहीं आना चाहिए था, ये गलत है। और मैं रविवार के दिन, यहाँ पे रविवार भी आ रहा है और दिन भी आ रहा है, इसलिए ये भी गलत है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊंगा। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है, जिसमें भाषा शामिल नहीं है। मैथिली, बोडो, मणिपुरी और भोजपुरी। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में ये भारत 22 भाषाएं दी गई हैं 8वीं अनुसूची में। जैसे कि हम जानते हैं कि भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, तो इसमें 8वीं अनुसूची में दिया गया है ये 22 भाषाएं, जिसमें से अ, मैथिली, मणिपुरी, बोडो, हिंदी, नेपाली, तमिल, तेलुगु, उर्दू, उड़िया आदि ये इन 22 भाषाओं में से हैं। लेकिन जो भोजपुरी है ये इन 22 भाषाओं में मान्यता प्राप्त नहीं है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वर्ष सन 2019 में व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया? नासिरा शर्मा, ममता कालिया, लीलाधर जगूड़ी या फिर नरेंद्र कोहली को। तो ये दिया गया था नासिरा शर्मा को। के बिरला फाउंडेशन द्वारा वर्ष 1991 में ये स्थापित किया गया था। और प्रतिवर्ष 10 वर्षों की अवधि के दौरान प्रकाशित हिंदी भाषा की किसी साहित्यिक कृति के लिए प्रदान किया जाता है। और ये 2019 का जो व्यास सम्मान दिया गया था नासिरा शर्मा को, उनके उपन्यास कागज की नाव के लिए दिया गया था। कागज की नाव के लिए। और वर्ष 2021 का यह सम्मान डॉक्टर असगर वजाहत को उनके नाटक महाबली के लिए दिया गया है। महाबली, असगर वजाहत को उनके नाटक महाबली के लिए। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव शब्द छांटना है हमें यहाँ पे। नींद, दंड, कोकिला और विकार। यहाँ पे विकार शब्द तत्सम शब्द है, कोकिला भी कोयल का तत्सम शब्द है, दंड भी तत्सम शब्द है, लेकिन नींद तद्भव शब्द है। नींद का तत्सम शब्द है निद्रा। निद्रा। निम्नलिखित में से कौन सा असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? निशिचर, धनुष, राक्षस या महाकाय। तो असुर के पर्यायवाची शब्द हैं निशिचर है, धनुष है, राक्षस है, निशाचर है, दानव है, रजनीचर है। लेकिन जो महाकाय पर्यायवाची शब्द है वो है विशाल का। या विशाल का समानार्थी शब्द कह सकते हैं। विशाल का समानार्थी शब्द है महाकाय। बाकी तीनों असुर के पर्यायवाची शब्द हैं। तो ऑप्शन डी सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द और उनके विलोम शब्द की जोड़ी सही नहीं है? इसमें विलोम शब्द दिए गए हैं राग का विराग, व्यष्टि का समष्टि, उत्तम का अधम और बच्चा का जवान। तो ये राग का विराग है, सही है। व्यष्टि का समष्टि होता है, ये भी ठीक है। उत्तम का अधम होता है, ये भी सही है। लेकिन बच्चा का जवान नहीं होगा, बच्चा का होगा बूढ़ा। बूढ़ा। बच्चा का पर्यायवाची विलोम शब्द होगा बूढ़ा, जवान नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। सुधी, मनीषी, बुद्ध निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? पंडित के, गुरु के, पति के या फिर धनी के। तो दोस्तों ये सुधी, मनीषी, बुद्ध आदि ये पर्यायवाची शब्द हैं पंडित के। इसके अलावा भी शब्द होते हैं इसके, विद्वान, कोविद। और गुरु की बात करें, गुरु के पर्यायवाची शब्द होते हैं बड़ा, पूज्य, मार्गदर्शक, बृहस्पति। पति के पति के होते हैं स्वामी, दूल्हा, ईश्वर। धनी के पर्यायवाची शब्द होते हैं अमीर, रईस, दौलतमंद और धनवान। निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को प्रेमचंद की कहानियों का काल क्रमानुसार अध्ययन करने के लिए व्यास सम्मान प्रदान किया गया है? गोपेश्वर सिंह को, वीर भारत तलवार को, कमल किशोर गोयनका को या फिर वीरेंद्र यादव को। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन सी, कमल किशोर गोयनका को। प्रसिद्ध हिंदी लेखक डॉक्टर कमल किशोर गोयनका को 24वें व्यास सम्मान 2014 में प्रेमचंद की कहानियों का काल क्रमानुसार अध्ययन करने के लिए प्रदान किया गया था। और यह पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा पिछले 10 वर्षों में हिंदी में प्रकाशित उत्कृष्ट रचनाओं के लिए दिया जाता है। व्यास सम्मान 2020 में डॉक्टर शरद
पगारे को उनको उपन्यास पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए दिया गया था? 2020 का जो दिया गया था वो दिया गया था पाटलिपुत्र की सामग्री। सामग्री के लिए दिया गया था 2022 का, और सॉरी 2020 का, और 2014 में इनको दिया गया था कमल किशोर गोयनका को ये पुरस्कार। मार्तंड, अर्क, अंशुमाली निम्नलिखित में किसके पर्यायवाची हैं? रोशनी के, चंद्र के, सूर्य के, या फिर रेखा के? तो दोस्तों सूर्य के जो पर्यायवाची होते हैं वो होते हैं दिनकर, दिवाकर, मार्तंड, अर्क, अंशुमाली, आदित्य, सूरज आदि। तो इस तरह से ये पर्यायवाची हैं सूर्य के। और अगर चंद्र की बात करें, चंद्र के पर्यायवाची होते हैं शशि, हिमकर, रजनीश, चांद, मयंक, सुधाकर। रोशनी की बात करें तो प्रभा, प्रकाश, दीप्ति, ज्योति, उजाला। तो पर्यायवाची होते हैं रोशनी। निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। गिलास तोड़ा, तुमने, उसने, किसने, या फिर इसने। तो जैसा कि यहाँ पे तोड़ा के आगे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, इसका मतलब पूछा जा रहा है कि गिलास किसने तोड़ा है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा, गिलास किसने तोड़ा। मैं भंगी हूँ आत्मकथा के लेखक कौन है? सूरजपाल चौहान, भगवान दास, मोहन दास, नैमिष राय, या फिर ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ओम प्रकाश वाल्मीकि। मैं भंगी हूँ सामाजिक और राजनीतिक चिंतक भगवान दास की आत्मकथा है। सॉरी, भगवान दास नैमिष राय की। यहाँ पे हमने एक गलत बता दिया, सॉरी। भगवान दास की, ऑप्शन बी, भगवान दास यहाँ पे सही आंसर है। मैं भंगी हूँ आत्मकथा है भगवान दास की। और भगवान दास का जन्म सन 1927 में हिमाचल प्रदेश के शिमला में हुआ था। और भगवान दास दलित साहित्य में एक बड़े लेखक और वकील भी थे। अब इसके बाद आता है सामान्य ज्ञान सेक्शन। सामान्य ज्ञान सेक्शन में पहला क्वेश्चन लेते हैं। भारत के निम्नलिखित में से किन स्थानों के बीच महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध नमक मार्च आयोजित किया गया था? नमक मार्च, जिसको दांडी मार्च भी कहते हैं, ये भावनगर से दांडी तक, राजकोट से दांडी तक, जूनागढ़ से दांडी तक, या फिर अहमदाबाद से दांडी तक। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अहमदाबाद से दांडी तक। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम, जो कि अहमदाबाद में है, अपने चुने हुए 78 साथियों के साथ दांडी मार्च शुरू किया था। और 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा था। और इस प्रकार उन्होंने कानून तोड़कर औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। तो ऑप्शन डी होगा, अहमदाबाद से दांडी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है? कौन भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है? भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य चुनाव आयोग, या फिर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत के राष्ट्रपति। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। और इसकी व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 75(1) में दी गई है। 75(1) में के अंतर्गत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, उसके अलावा जो मंत्रिमंडल के अन्य मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है अनुच्छेद 148 के तहत। 148 के तहत ये भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही आंसर होगा। प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में कितने मंडल मौजूद हैं? 18, 28, 22, या फिर 14? तो प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में मंडल मौजूद है 18, जिसमें से नवीनतम मंडल है अलीगढ़। अलीगढ़ मंडल जो कि लेटेस्ट बना है। तो अगर 18 मंडलों की बात करें तो ये मंडल हैं: नंबर 1 आगरा, नंबर 2 अलीगढ़, नंबर 3 आजमगढ़, नंबर 4 प्रयागराज, नंबर 5 कानपुर, नंबर 6 गोरखपुर, नंबर 7 चित्रकूट, नंबर 8 झांसी, नंबर 9 अयोध्या, नंबर 10 बरेली, नंबर 11 मुरादाबाद, नंबर 12 मेरठ, नंबर 13 लखनऊ, नंबर 14
वाराणसी नंबर 15, देवी पाटन नंबर 16, बस्ती नंबर 17, मिर्जापुर नंबर 18, सहारनपुर। तो इस तरह से 18 मंडल हैं उत्तर प्रदेश में। अगला है भारत के उस पड़ोसी देश का नाम बताइए जिसने भारत और जापान जिसके साथ भारत और जापान ने मई 2019 में ईस्ट कंटेनर टर्मिनल को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। चीन के साथ, मालदीव, बांग्लादेश या फिर श्रीलंका। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, श्रीलंका। भारत और जापान ने मई 2019 में ईस्ट कंटेनर टर्मिनल को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए श्रीलंका के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। और समझौते के अनुसार ईस्ट कंटेनर टर्मिनल कोलंबो में विकसित किया जाएगा। श्रीलंका के कोलंबो में ये विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट, चकबंदी से क्या अभिप्राय है? भूमि का एकीकरण, संपत्ति का एकीकरण, कर का समेकन या फिर परिवार का एकीकरण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, भूमि का एकीकरण। चकबंदी का अर्थ है भूमि का एकीकरण, और चकबंदी भूमि के सुधार की एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत एक ही किसान की जो अलग अलग छोटी छोटी जोतें होती हैं उनको मिला के एक जगह नाप करके एक खेत दे दिया जाता है, एक नाप कर दी जाती है। और उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम को 4 मार्च 1954 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी। 4 मार्च 1954 को स्वीकृति दी गई थी। और उत्तर प्रदेश जो चकबंदी अधिनियम वैसे 1953 कहलाता है, लेकिन 8 मार्च 1954 से लागू है। 8 मार्च 1954 से लागू हो गया था उत्तर प्रदेश जो चकबंदी अधिनियम 1953। भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसका नाम संस्कृत शब्द लवणावरी से लिया गया है जिसका अर्थ है नमकीन नदी? नमकीन नदी, चंबल, बनास, माही या फिर लूणी। तो दोस्तों लूणी जो नदी है तो उसको संस्कृत शब्द लवणावरी से लिया गया है। लवणावरी या लवणावती भी कहा जाता है जिसका अर्थ होता है नमकीन नदी, नमकीन नदी। और लूणी नदी या लूनी नदी का उद्गम स्थान जो है राजस्थान में अरावली पर्वतीय क्षेत्र से होता है। और ये अंतः स्थलीय अफवाह का एक उदाहरण है, यानी कि ये समुद्र में मिलने से पहले ही विलुप्त हो जाती है कच्छ के रण में। तो ऑप्शन होगा डी, लूणी। सीआरपीएफ का निम्नलिखित में से कौन सा विशेष विंग है जो दंगों और दंगों जैसी स्थितियों से निपटने के लिए बनाया गया था? सीआईएसएफ, एनएसजी, होमगार्ड्स या रैपिड एक्शन फोर्स। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा डी, रैपिड एक्शन फोर्स। आरएएफ सीआरपीएफ का स्पेशल विंग है जो कि दंगों और दंगों जैसी स्थितियों से निपटने के लिए बनाया गया था। और ये इसे प्रारंभ में 10 बटालियन के साथ 7 अक्टूबर 1992 को खड़ा किया गया था। और इसे दंगों और दंगों जैसी स्थितियों से निपटने के लिए समाज के विभिन्न वर्गों में परस्पर आत्मविश्वास के माहौल को बढ़ाने के लिए और साथ ही देश में आंतरिक सुरक्षा ड्यूटी में योगदान देने के लिए खड़ा किया गया था। 7 अक्टूबर 1992 को, 10 बटालियन के साथ रैपिड एक्शन फोर्स सही आंसर। स्वामीनारायण अक्षरधाम एक हिंदू मंदिर परिसर है जो भारत के निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ स्थित है? पुणे में, मुंबई में, बेंगलुरु में या फिर दिल्ली में। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, दिल्ली। स्वामी नारायण अक्षरधाम एक हिंदू मंदिर है जो कि दिल्ली में स्थित है। इसके अलावा भी स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर गांधीनगर गुजरात में भी है। और जो भगवान स्वामी नारायण को समर्पित है। और दिल्ली स्थित अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन जो हुआ था 6 नवंबर 2005, यानी ये अभी हाल ही में बना है और इसका उद्घाटन 2005 में हुआ था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा लॉन्च वाहन मिशन चंद्रयान 2 में उपयोग किया गया था? जीएसएलवी MK3, जीएसएलवी F11 117, PSLV C11 और PSLV C45। तो दोस्तों जो भी रॉकेट अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं उनको दो तरह से लॉन्च किया जाता है। दो तरह के रॉकेट पे लॉन्च किया जाता है, जीएसएलवी और पीएसएलवी। पीएसएलवी, जीएसएलवी का मतलब है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल।
जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, और पीएसएलवी का मतलब होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। तो जो चंद्रयान 2 जो भेजा गया था 2019 में, चंद्रयान 2 भेजा गया था, वो भेजा गया था जीएसएलवी मार्क थर्ड के द्वारा। जीएसएलवी मार्क थर्ड के द्वारा भेजा गया था। और हालांकि ये जो चंद्रयान 2 था, ये फेल हो गया था क्योंकि इसकी चांद पे सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई थी। इसी को ध्यान में रखते हुए चंद्रयान पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने के मकसद से अभी हाल ही में 14 जुलाई 2023 को अभी हाल ही में एक दूसरा चंद्रयान 3 भेजा गया है, जो कि लगभग 21 या 22 अगस्त को चंद्र की सतह पर लैंड करेगा। और संभावना है कि अब की बार ये सॉफ्ट लैंडिंग कर लेगा, क्योंकि पिछले मिशन में क्या हुआ था, जो अ, उसकी सॉफ्ट लैंडिंग होनी थी चंद्रयान 2 की, उसका जो लैंडर था विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर था, वो सॉफ्ट लैंड नहीं कर पाए थे वहां पे, तो इसलिए वो मिशन फेल हो गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन है जीएसएलवी मार्क थर्ड, इसका लॉन्चिंग वाहन है मिशन चंद्रयान 2 का। नेक्स्ट, भारत सरकार में जनवरी 2020 के दौरान वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन रहे थे? 2020 में वाणिज्य और उद्योग मंत्री थे अ, वाणिज्य और उद्योग मंत्री थे पीयूष गोयल, श्री पीयूष गोयल थे वाणिज्य और, जो कि अभी भी हैं वाणिज्य और उद्योग मंत्री। और निर्मला सीतारमण है वित्त मंत्री, ये वित्त मंत्री हैं। धर्मेंद्र प्रधान कोयला और पेट्रोलियम मंत्री हैं। श्री प्रकाश जावड़ेकर हैं एमएचआरडी यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मंत्री। ग्लोबल वेब इंडेक्स 2020 के अनुसार दुनिया में औसत उपयोगकर्ता प्रतिदिन सोशल मीडिया पर कितना समय व्यतीत करता है? 144 मिनट प्रतिदिन, 110 मिनट प्रतिदिन, 162 मिनट प्रतिदिन, या फिर 100 मिनट प्रतिदिन? तो दोस्तों, ग्लोबल वेब इंडेक्स 2020 के अनुसार दुनिया में औसत उपयोगकर्ता प्रतिदिन सोशल मीडिया पर 144 मिनट प्रतिदिन यूज करता है, मतलब 2022 के अनुसार। लेकिन 2022 में करता है 147 मिनट प्रतिदिन। 2020 के लिए पूछा गया तो 144 मिनट प्रतिदिन, और 2022 में ये करता है 147 मिनट प्रतिदिन। भारत ने जीएसटी के दोहरे मॉडल को किस देश से चुना है? यूके से, अमेरिका से, कनाडा से, या फिर जापान से? ऑप्शन सी है कनाडा सही आंसर इसका। जीएसटी के दोहरे मॉडल का मतलब है, जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और इसका दोहरे मॉडल का मतलब है कि जो हम कोई परचेजिंग करते हैं तो उस पर देखते हैं कि सीजीएसटी होता है, एक सीजीएसटी, सेंट्रल जीएसटी और एसजीएसटी। ये केंद्रीय जीएसटी लगाई जाती है और फिर ये राज्यों की जीएसटी लगाई जाती है। तो यही दोहरा मॉडल है जो कि कनाडा से लिया गया है। और जैसे कि हमने पीछे जाना है कि 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया गया था, और भारत में पांच पांच टैक्स स्लैब हैं जीएसटी के। 0% है, 5% है, 12% है, 18% है, और 28% है। ये 5 स्लैब है जीएसटी के। जीएसटी लागू किया था 101वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1 जुलाई 2017 को। कपास प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान के लिए केंद्रीय संस्थान कहाँ पर स्थित है? मुंबई में, दिल्ली में, नागपुर में, या फिर जयपुर में? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान है नागपुर में। और यह कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग, कृषि मंत्रालय के अधीन आता है। और कपास की बात करें, कपास एक नकदी फसल है और एक मालवेसी कुल की सदस्य, मालवेसी कुल की सदस्य है। कपास की कृषि के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक उपयोगी होती है, जो कि महाराष्ट्र में बहुत मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट, CAPFS या फिर सीपीओ के सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों संस्थानों के विजेता को प्रतिवर्ष कितनी ट्रॉफियां प्रदान की जाती हैं? 5, 3, 2, 4? तो दोस्तों, इसमें की जाती हैं 3 ट्रॉफियां। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, सीएपीएफ की फुल फॉर्म है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, और सीपीओ की सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों के विजेता को प्रतिवर्ष 3 ट्रॉफियां प्रदान की जाती हैं। इसके अंतर्गत
राजपत्रित अधिकारियों को सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थान के लिए, गैर राजपत्रित अधिकारियों के सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थान और अन्य रैंक के पुलिस हेतु सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थान को ट्रॉफियां प्रदान की जाती हैं। इस तरह से 3 स्तर पे ये की जाती हैं। निम्नलिखित जीवों में से किसकी यौगिक आंखें होती है? यौगिक आंखें होती हैं ड्रैगन मक्खी की, कबूतर की, टूना मछली की, या फिर मेंढक की। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ड्रैगन मक्खी की। ड्रैगन मक्खी में यौगिक आंखें होती हैं, और ये आंखें जो है कीटों और क्रस्टेशिया जैसी संधि पादों में दृश्य बोध का एक शारीरिक अंग होता है। ये प्रकाश के प्रति कुछ ज्यादा ही सक्रिय होती हैं, ड्रैगन मक्खी। नेक्स्ट, झारखंड में किस नेता के नेतृत्व में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन लड़ा गया था? जयपाल सिंह, रामनाथ सोरेन, चूनाराम महतो, या फिर राम भगत। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन सी, चूनाराम महतो। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 झारखंड में चूनाराम महतो के नेतृत्व में लड़ा गया था, और बॉम्बे सेशन में प्रस्ताव पारित होने के बाद, बॉम्बे सेशन में ये प्रस्ताव पारित हुआ था। ग्वालियर टैंक में एक सभा हुई थी, उसमें 9 अगस्त 1942 को यह प्रस्ताव हुआ था। 9 अगस्त 1942 को मतलब ये शुरू हो गया था, और यह स्वतः स्फूर्ति आंदोलन था। करो या मरो का नारा इसी के दौरान महात्मा गांधी ने दिया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी में कितने सदस्य होते हैं? 2, 8, 5, या फिर 9। तो दोस्तों, एनएचआरसी यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में जो अ, निकाय है, उसमें एक अध्यक्ष होता है। एक हो गया अध्यक्ष, और 5 होते हैं पूर्णकालिक सदस्य, परमानेंट सदस्य होते हैं 5 सदस्य। और इसके अलावा 6 पदेन सदस्य होते हैं, पदेन सदस्य। और एक सांविधिक पूर्ण आयोग के लिए विशेष आमंत्रित सदस्य होते हैं। तो इस प्रकार अगर टोटल लगाया जाए तो 5, 6, 11, 12 और 13, 13 सदस्य हो गए। लेकिन अगर हम केवल पूर्णकालिक सदस्यों की बात करें तो 5 सदस्य हो गए। अदरवाइज इसमें टोटल सदस्य, टोटल जो संख्या होती है वो 13 होती है। और यह एक वैधानिक संस्था है जिसकी स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। 1993 को। और प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 2010 के दौरान लागू हुई नवीनतम कोर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधि निम्नलिखित में से कौन सी है? विकलांग व्यक्तियों के लिए अधिकारों पर समिति, एंड फॉर डिसेबल्स पर समिति, प्रवासी श्रमिकों पर समिति, या फिर महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव के उन्मूलन पर समिति। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन बी, एंड फॉर डिसअपियरेंस पर समिति। एंड फॉर डिसअपियरेंस पर समिति 2010 के दौरान लागू हुई थी, और नवीनतम कोर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधि है। इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ऑल पर्सन फ्रॉम एंड फॉर डिसअपियरेंस वर्ष 2006 में अंगीकृत और 2010 में लागू किया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। चोल वंश एक तमिल राजवंश था जिसने 13वीं शताब्दी तक मुख्य रूप से दक्षिण भारत में शासन किया। यह चोल वंश समृद्ध गंगा नदी में उत्पन्न हुआ। तो यहाँ पे हमें बताना है पहला सही है और सेकंड सही है, दोनों सही है, या फिर पहला सही है दूसरा गलत है, पहला गलत है दूसरा सही है, या फिर दोनों गलत हैं। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पहला सही है। चोलवंश एक तमिल राजवंश था जिसने 13वीं शताब्दी तक मुख्य रूप से दक्षिण भारत में शासन किया था, ये सही बात है। लेकिन यह चोल वंश समृद्ध गंगा नदी घाटी में उत्पन्न हुआ था, तो ये गलत है। यह गंगा नदी घाटी में उत्पन्न नहीं हुआ था, यह हुआ था कावेरी नदी घाटी में उत्पन्न। और राज फर्स्ट, राजेंद्र फर्स्ट, कुलोतुंग फर्स्ट इस शासनकाल के राजवंश के अत्यधिक शक्तिशाली शासक थे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनचाहे ईमेल से संबंधित है? अनचाहे ईमेल को क्या कहा जाता है? स्पैम, ब्लैक, बैकबोन, न्यूज ग्रुप, या अपडेट। तो अनचाहे ईमेल को कहा जाता है स्पैम।
स्पैम, इसमें ज्यादातर विज्ञापन से संबंधित मेल आते रहते हैं जो स्पैम में भेज दिए जाते हैं मेल के द्वारा। अंगूर की खेती को आमतौर पर क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर, मोरिकल्चर, एविकल्चर या फिर विटीकल्चर? तो दोस्तों सेरीकल्चर कहा जाता है रेशम कीट के उत्पादन को, या रेशम कीट पालन को कहा जाता है सेरीकल्चर। एविकल्चर कहा जाता है पक्षियों पक्षी पालन को। और विटीकल्चर कहा जाता है अंगूर की खेती को। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है। और मोरिकल्चर, मोरिकल्चर जो होता है वो रेशम कीट पालन के लिए, जो रेशम कीट के लिए खाद्य पदार्थ उत्पन्न किया जाता है, वो किया जाता है मोरिकल्चर के द्वारा। तो यहाँ पे ऑप्शन है डी, विटीकल्चर अंगूर की खेती से संबंधित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जीवन रक्षा के लिए प्रधानमंत्री का पुलिस पदक प्रदान किया जाता है? गृह मंत्रालय के द्वारा, इंटेलिजेंस ब्यूरो के द्वारा, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के द्वारा, द इंडियन पुलिस फाउंडेशन के द्वारा? तो दोस्तों ये दिया जाता है गृह मंत्रालय के द्वारा। गृह मंत्रालय द्वारा जीवन रक्षा के लिए प्रधानमंत्री का पुलिस पदक प्रदान किया जाता है। तो ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी बैठक को चलाने वाली केंद्रीय समन्वय समिति चयनों चयनितों की सूची अंतिम अनुमोदन हेतु गृह सचिव को भेजती है। यानी गृह मंत्रालय के द्वारा ये पदक दिया जाता है। सूची फर्स्ट से सूची सेकंड का मिलान करना है हमें कि अकबर के शासनकाल में ये जो अधिकारी थे इनका काम क्या था, किस कार्य से संबंधित थे? वजीर, मीर बख्शी, मीर समन या फिर प्रमुख काजी? तो दोस्तों जो वजीर होता था राजस्व विभाग का प्रमुख। अकबर के शासनकाल में वजीर होता था राजस्व विभाग का प्रमुख। मीर बख्शी होता था सैन्य विभाग का प्रमुख। मीर समन का मतलब है सामान से संबंधित है ये, जो शाही घराने के जो सामान की आपूर्ति का काम देखता था मीर समन। और प्रमुख काजी होता था न्याय विभाग का प्रमुख। न्याय विभाग का प्रमुख माना जाता था काजी को। कौन सा रसायन आतिशबाजी प्रदर्शित करते समय हरे रंग के लिए जिम्मेदार है? हरा रंग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो ये होता है बेरियम क्लोराइड के। जब कोई आतिशबाजी होती है तो बेरियम क्लोराइड के द्वारा वहां पे हरा रंग उत्पन्न होता है। और अगर पीले रंग की बात करें, पीला रंग होता है सोडियम नाइट्रेट के द्वारा। सोडियम नाइट्रेट के द्वारा पीला रंग उत्पन्न होता है। और कॉपर क्लोराइड नीले रंग उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी है। और स्ट्रोंटियम कार्बोनेट जो ऑप्शन ए है वो लाल रंग उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी होता है। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं। स्ट्रोंटियम कार्बोनेट से लाल रंग उत्पन्न होता है, सोडियम नाइट्रेट से पीला रंग होता है, कॉपर क्लोराइड से नीला रंग उत्पन्न होता है, और बेरियम क्लोराइड से होता है हरा रंग उत्पन्न। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है 11 सितंबर को, 21 सितंबर को, 2 सितंबर को, या फिर 28 सितंबर को? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है 21 सितंबर को। 21 सितंबर को मनाया जाता है। 2022 के अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की थीम रही थी नस्लवाद समाप्त करें। नस्लवाद समाप्त करें और शांति का निर्माण करें। 28 सितंबर की बात करें तो ये विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है। रेबीज दिवस। और 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस। और 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। सर्दियों के दौरान बर्फ में नमक डालने से बर्फ पिघलने लगती है, क्योंकि बर्फ की सतह पर पानी के हिमांक बिंदु को बढ़ाता है। बर्फ के गहरे अंदर मौजूद पानी के हिमांक बिंदु को कम करता है। बर्फ के सतह पर पानी के हिमांक बिंदु को कम करता है। या फिर ऊष्मा उत्पन्न करने वाले पानी के अणुओं की गति ऊर्जा को बढ़ाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सही सही आंसर होगा। बर्फ की सतह पर पानी के हिमांक बिंदु को कम करता है। ग्रैमी अवार्ड्स निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं?
ग्रैमी अवार्ड निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए होता है? खेल के लिए, संगीत के लिए, फिल्म के लिए या फिर औषधि के लिए? तो ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है संगीत के लिए। ऑप्शन बी संगीत के लिए। और ये भारतीय मूल की फाल्गुनी शाह और रिकी केज को मिला था 2022 के लिए। 2022 को मिला था भारतीय मूल की फाल्गुनी शाह। इसका एक ये फालू शाह के नाम से प्रसिद्ध है अमेरिका के अंदर। और इसके अलावा रिकी केज को मिला था। रिकी केज को मिला था। चीनी मुद्रा को क्या कहा जाता है? चीनी मुद्रा को डॉलर कहा जाता है, रेमन भी कहा जाता है, रुपया कहा जाता है, या फिर पौंड कहा जाता है? तो चीनी मुद्रा को कहा जाता है रेमनबी। इसका शॉर्ट नाम है RMB से इसको दिखाया जाता है। और जो युआन है, युआन इसकी एक सब मुद्रा है। जैसे हमारे यहाँ रुपया, रुपया से छोटा पैसा होता है, ऐसे ही इसी तरह से रेमनबी की एक सब मुद्रा है, युआन है। और इसके अलावा भी है। और अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के लेख मुद्रा विशेष आहरण जो अधिकार है, स्पेशल ड्रॉनिंग जो राइट है, वो निर्धारित होता है। मतलब जो इंटरनेशनल मुद्रा है उसका जो मूल्य निर्धारित होता है अमेरिकी डॉलर से, अमेरिकी US डॉलर से होता है, जापानी येन से होता है, जापान के येन से होता है, और यूरो से, यूरो, और पाउंड, और चीन के रेमनबी। इस ये 5 मुद्राएं शामिल होती हैं जिनसे इंटरनेशनल मुद्रा की वैल्यू निर्धारित होती है। शिक्षा में निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक को, विज्ञान महाविद्यालय के शिक्षक को, कला महाविद्यालय के शिक्षक को, महाविद्यालय विद्यालय के शिक्षक को? तो दोस्तों यहाँ पे शिक्षा मित्र कहा जाता है, मतलब ये कहा जाएगा कि शिक्षा मित्र किस स्तर पे होते हैं? प्राथमिक स्तर पे, महाविद्यालय स्तर पर, महाविद्यालय स्तर पर? तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा। प्राथमिक विद्यालय के स्तर पर होते हैं शिक्षा मित्र, जो कि संविदा कर्मी होते हैं। और शिक्षा मित्र होने के लिए उस ग्रामीण का निवासी होना चाहिए, उस न्याय पंचायत का निवासी होना चाहिए जहाँ पर वो प्राथमिक विद्यालय स्थित है। और कुल चयनित शिक्षा मित्रों में 50% शिक्षा मित्र महिला शामिल होती हैं। और इनके लिए शैक्षिक योग्यता 12th पास होती है, या इसके समकक्ष। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1947 के बाद बोर्ड का न्यायिक विंग इलाहाबाद में कार्य करता रहा, प्रशासनिक विंग को लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया। 1947 के बाद बोर्ड का प्रशासनिक विंग इलाहाबाद में कार्य करता है, न्यायिक विंग। तो दोस्तों ये जो कथन है, ये उत्तर प्रदेश का राजस्व बोर्ड के बारे में है। उत्तर प्रदेश के जो राजस्व बोर्ड था, 1831 में इलाहाबाद में स्थापना की गई थी उसकी। और स्वतंत्रता के पश्चात 1947-48 में इसमें परिवर्तन करके प्रशासनिक और न्यायिक कार्यों को अलग कर दिया गया था। इसके पश्चात बोर्ड का न्यायिक विंग इलाहाबाद में कार्य करता रहा और प्रशासनिक विंग लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया। उत्तर प्रदेश राजस्व बोर्ड के बारे में कथन है। तो ऑप्शन ए सही है। चीन की ग्रेट वॉल मोटर कंपनी ने भारत के किस राज्य सरकार के साथ $1 बिलियन निवेश के लिए समझौता ज्ञापन MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए हैं? राजस्थान, पंजाब, गुजरात या फिर महाराष्ट्र? तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के साथ तो चीन की ग्रेट वॉल मोटर कंपनी ने $1 बिलियन निवेश के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। और यह एक उन्नत रोबोटिक तकनीक के साथ तलेगांव, पुणे के पास तलेगांव में एक ऑटोमेटिक संयंत्र होगा, स्वचालित। भारतीय मुद्रा में 2000 के नोट का आकार क्या है? 55 × 160 mm, 66 × 166 mm, 60 × 166, और 66 × 160 mm। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते ही हैं कि 2000 के नोट को वापस लिया जा रहा है, और इसके वापस लिए जाने की अंतिम तिथि है 30 सितंबर 2023। तो संभावना है कि ये नोट बंद कर दिया जाएगा। लेकिन
इसकी डायमेंशन फिर भी हमें पता होनी चाहिए, इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है। तो इसकी लंबाई चौड़ाई है 66 mm इंटू 166 mm। चौड़ाई 66 मिलीमीटर और लंबाई 166 मिलीमीटर। 2000 के नोट का रंग की बात करें तो रंग इसका मेजेंटा है, और नोट के फ्रंट पर महात्मा गांधी और पीछे की तरफ मंगलयान की तस्वीर लगी है। भारत में सभी करेंसी नोट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया छपवाता है, और जिस पर आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सेना जो भारत सरकार महत्वपूर्ण एजेंसियों में से है, कौन सी सेना जो भारत सरकार की महत्वपूर्ण एजेंसियों में से है, 1982 से वार्षिक कैलाश मानसरोवर यात्रा के सफल संचालन में शामिल होती रही है? असम राइफल्स, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, होमगार्ड। तो इसमें जो सहयोग करती है वो करती है आईटीबीपी, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल। 1982 से वार्षिक कैलाश मानसरोवर यात्रा के सफल संचालन में शामिल होती रही है। 24 अक्टूबर 1962 को इसका गठन किया गया था। 24 अक्टूबर 1962 को इसका गठन किया गया था। आईटीबीपी का मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली में, और उसका आदर्श वाक्य होता है शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा। आर्मेनिया की मुद्रा को क्या कहा जाता है? आर्मेनिया की मुद्राओं को द्राम, डॉलर, ग्राम या फिर रुपया। तो ऑप्शन है ए, द्राम। द्राम को ऐसे लिखा जाएगा, आर्मेनिया की मुद्रा द्राम है, और आर्मेनिया पश्चिम एशिया और यूरोप के काफेसस क्षेत्र में अवस्थित पहाड़ी देश है, और इसकी सीमा जो है तुर्की, जॉर्जिया, अजरबैजान और ईरान से लगती है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है? तो कोंका दर्रा, लिपुलेख दर्रा, लंग दर्रा, खारदुंग दर्रा। सबसे पहले दोस्तों जान लेते हैं दर्रा क्या है। दर्रा होता है जो पहाड़ी रास्तों में या दो पहाड़ियों के बीच में से जो संकरा रास्ता होता है पहाड़ी क्षेत्र को पार करने के लिए। तो उत्तराखंड में पाया जाता है लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख के अलावा पाया जाता है माना दर्रा, नेति दर्रा, इसमें पाए जाते हैं। और उत्तराखंड के दर्रों से मानसरोवर झील और कैलाश घाटी का मार्ग गुजरता है। नेक्स्ट, आरंभ में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वर्ष 1831 में राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संपन्न किया जाता था, जिसे 32-35 के दौरान हटा दिया गया था? तो ऑप्शन है किराया वसूली, राजस्व वसूली, वसूली कर्मचारियों पर नियंत्रण, राजस्व कानूनों का प्रशासन, कोर्ट ऑफ वार्ड्स से संबंधित कार्य, और बंदोबस्ती संचालन। तो प्रारंभ में जो काम किए जाते थे राजस्व बोर्ड द्वारा, राजस्व परिषद द्वारा, किराया वसूली, राजस्व वसूली, वसूली कार्य, कर्मचारियों पर नियंत्रण, और कोर्ट ऑफ वार्ड से संबंधित कार्य भी किए जाते थे। लेकिन 32 से 35 के दौरान हटा दिया गया था कोर्ट ऑफ वार्ड से संबंधित कार्य। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया का प्रथम तैरता हुआ परमाणु संयंत्र बनाया? भारत, अमेरिका, चीन या फिर रूस ने? तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, रूस ने बनाया है ये। रूस ने दुनिया का पहला तैरता हुआ परमाणु संयंत्र बनाया है। यह प्लांट रूसी राज्य के स्वामित्व वाली परमाणु ऊर्जा निगम रोसाटोम रोसाटोम द्वारा डिजाइन किया गया है ये। और इसका नाम है अकादमिक अकादमिक लोमोनसोव, जो इसका नाम है। और जीके का लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस निगम ने मई 2019 में दो 1600 HP डेमू ट्रेन सेट को आपूर्ति करने के लिए नेपाल के रेलवे विभाग के साथ अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर किया? रेलवे विकास निगम ने, इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड इरकॉन ने, कोंकण रेलवेज कॉरपोरेशन लिमिटेड ने, या फिर रेल टेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने? तो इसका सही आंसर है कोंकण रेलवेज कॉरपोरेशन ऑफ कोंकण रेलवेज कॉरपोरेशन लिमिटेड ने ये नेपाल के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। इसमें हमने सामान्य हिंदी और सामान्य ज्ञान के सेक्शन को कवर किया। और इसके अलावा हम रीजनिंग और मैथ्स पार्ट को अलग से वीडियो में कवर करेंगे। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा
आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आई होप कि ये वीडियो आपके आने वाली भर्ती परीक्षा में काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब स्टडी होम फॉर नेक्स्ट वीडियोस। थैंक्स।